तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 14 नवंबर की बात है। गुजरात में सूरत के करीब एक डिस्ट्रिक्ट है वलसाड, और इसी वलसाड डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन का नाम है उदवाड़ा। शाम का वक्त था, तारीख 14 नवंबर। एक सेकेंड ईयर की स्टूडेंट, 19 साल की एक लड़की, वो ट्यूशन खत्म करने के बाद अपने घर लौट रही थी। इत्तेफाक से जो ट्यूशन सेंटर था, वहां से उसका घर रेलवे ट्रैक को क्रॉस करना होता था और एक रेलवे फाटक को, और ये उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के करीब ही उसका घर था, मुश्किल से 200 मीटर दूर। तो अक्सर वही रूट होता, वो ट्यूशन अपना कोचिंग सेंटर से निकलती, रेलवे ट्रैक क्रॉस करती और फिर रेलवे फाटक से गुजर कर अपने घर पहुंचती। लेकिन स्टेशन से 100 मीटर दूर का एक हिस्सा ऐसा था, एक चंक, जहां थोड़ा सन्नाटा होता, पेड़ वेड़ हुआ थे वहां पे। तो 14 नवंबर की शाम भी वो लड़की कोचिंग सेंटर से निकलती और अपने घर जा रही होती है, लेकिन वक्त हो गया, वो घर नहीं पहुंची। अब रूटीन था कि इतने वक्त तक घर आ जाती है, 5-10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा ऊपर नीचे, लेकिन 2-3 घंटे हो गए, वो लड़की घर नहीं पहुंची। घर वालों को फिक्र हुई, पर घर वालों को यह भी पता था कि उसके घर से कोचिंग सेंटर का रूट क्या है, किस रूट से आती है और वो जाती है। तो पूरा घर अब घर से निकलता है और उस रूट को फॉलो करते हुए, जिस रूट से वो कोचिंग सेंटर से आती है और जाती है, अब उस पर एक एक लोग एक एक चीज को ढूंढते हुए, देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही वे इस उदवाड़ा रेलवे स्टेशन से 100 मीटर पहले पहुंचते हैं, रेलवे ट्रैक के किनारे एक सुनसान जगह पर उन्हें एक लड़की जमीन पर लेटी नजर आती है। पास जाकर देखते हैं तो उनकी अपनी बेटी थी। जिस तरीके से वो लाश, क्योंकि वो तब तक मर चुकी थी, जमीन पर थी, पहली नजर में देखकर यह हो चुका था कि उसके साथ जबरदस्ती की गई है, क्योंकि कपड़े जिस्म पर नहीं थे और लड़की दम तोड़ चुकी थी। देखकर घर वाले बदहवास चीखने चिल्लाने लगे। तब तक आसपास में जो गुजर रहे थे लोग पहुंचे, रेलवे पुलिस फोर्स पहुंची। इसके बाद पुलिस को खबर दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आकर तफ्तीश करनी शुरू की। लाश के पास से उस लड़की के बैग मिले जिसमें किताबें थी, और साथ में वहीं करीब 2 और चीजें मिली, एक वाइट स्वेट शर्ट और एक बैकपैक, जो पीठ पर बांधते हैं, पिट्ठू बैग भी जिसे कहते हैं। अब घर वालों ने बताया कि न ये वाइट स्वेट शर्ट उस लड़की का है और ना ही ये बैग। अब पुलिस वालों ने उस बैग को खोलना शुरू किया। जब खोला तो उसके अंदर 3 जर्सी, 2 हाफ पैंट और एक मोबाइल का चार्जर मिला। इन कपड़ों को देखकर और इस बैग को देखकर ये अंदाजा लगाना बड़ा आसान हो गया कि जिसका भी बैग है या जो भी ये कातिल और रेपिस्ट है, वो इस शहर का नहीं है, कहीं बाहर का है, क्योंकि वो ट्रैवल कर रहा है और ट्रेन से आया है और ट्रेन से ही शायद निकला हो। अब इसी के फौरन बाद पुलिस उसी उदवाड़ा पुलिस स्टेशन की तरफ एक टीम भगाती है कि वहां सीसीटीवी कैमरा देखो, वहां दिख जाएगा। लेकिन पहला धक्का तब लगता है जब पता चलता है कि उस उदवाड़ा रेलवे स्टेशन पर एक भी सीसीटीवी कैमरा लगा ही नहीं है। अब पुलिस को बड़ी मायूसी होती है, लेकिन उस बैग और कपड़ों को देखकर यह साफ लग रहा था कि वो एक मुसाफिर है जो सफर पर निकला है। अब सीसीटीवी कैमरा है नहीं, पुलिस क्या करे? इधर लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता सूरत के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में। वहां से रिपोर्ट आती है, पता चलता है कि मौत से पहले या कत्ल से पहले उसके साथ जबरदस्ती की गई थी। अब पुलिस इधर कातिल की तलाश में, सीसीटीवी कैमरा है नहीं, एक बैकपैक और एक स्वेट शर्ट, उसके जरिए अब कातिल तक पहुंचना है। काम इतना आसान नहीं। तभी पुलिस ने तय किया कि चलो इस स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है, इसके आगे पीछे के स्टेशन को खंगालते हैं। आनन फानन में कई पुलिस की टीम लगाई गई। ये हुआ कि उस उदवाड़ा पुलिस जो रेलवे स्टेशन है, इससे पहले का स्टेशन, इसके आगे के स्टेशन पर जाओ, कहीं तो सीसीटीवी कैमरा दिखेगा। कोशिश रंग लाई। उदवाड़ा रेलवे स्टेशन से एक स्टेशन पहले उस स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। जब उस कैमरे को चेक किया गया और टाइमिंग देखी गई तो एक शख्स कैमरे में नजर आया। अब वो शख्स, उसका चेहरा तो पुलिस को मालूम नहीं, लेकिन उस तस्वीर को देखकर पुलिस इसलिए चौंकी कि उसने सेम वही वाइट स्वेट शर्ट पहन रखी थी,
और उसके पीठ पर वही बैकपैक था ब्लैक रंग का, काले रंग का। अब स्टेशन की दूरी एक स्टेशन पहले और एक स्टेशन बाद, और वो उसने वही शर्ट पहन रखी है, वही बैग उसके कंधे पर है, तो बड़ा आसान हो गया ये पता करना कि यही वो शख्स है, क्योंकि वही चीज पहने हुआ है जो बरामद हुई, जो मौके से मिली। अब पुलिस सीसीटीवी जो कैमरा है, वो कैमरा भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो आप देखेंगे उसमें वो थोड़ा सा लंगड़ा कर चल रहा है, उसका शायद बायां पैर ठीक नहीं है। अब ये तस्वीर आई, पुलिस की जान में जान आई, पुलिस ने कहा कि अब इसको ढूंढते हैं। अब ढूंढना शुरू किया गया, बाकी स्टेशन को, रेलवे पुलिस को खबर दी गई है। गुजरात पुलिस ने जो है 10 टीमें बनाई और उसने कहा कि यहां से लेकर हर रूट पे स्टेशन जितने पड़ते हैं जाओ, ताकि पता चले कहां उतरा कहां चढ़ा। ये कोशिश चल रही है, दिन बीतते जा रहे हैं। लास्ट में पता चला कि उसको वापी स्टेशन पर देखा गया। वापी स्टेशन पर फिर उसको दिखा कि वो एक मुंबई बांद्रा जाने वाली ट्रेन में बोर्ड हो रहा है। तो अब उससे ये हुआ कि ये मुंबई बांद्रा की तरफ गया है। अब पुलिस की टीम मुंबई बांद्रा पहुंची, लेकिन ये सारी तस्वीरें तब देखी जा रही हैं जब ऑलरेडी वक्त निकल चुका है, तो इसलिए ये कि चलती ट्रेन में पहुंचकर पकड़ लें ये मुमकिन था नहीं, लेकिन उसका लोकेशन पता चल रहा था। तो अब वो वलसाड के उदवाड़ा से वापी, वापी से बांद्रा मुंबई पहुंच गया, ये सीसीटीवी कैमरे में कैद। लेकिन इसके आगे फिर वो गायब, अब ना कोई सीसीटीवी कैमरा, ना वो कातिल उसके किसी कैमरे में कैद। अब क्या किया जाए? ये पहला मामला होगा जिसमें एक दिव्यांग सीरियल किलर है, और इसी पे मुझे याद आया कि हमारे ही देश में बिहार का एक छोटा सा बच्चा, जिसकी गिनती सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर में होती है, तो बिहार वर्ल्ड्स यंगेस्ट सीरियल किलर, ये पूरी कहानी उस यंगेस्ट सीरियल किलर की कुकू एफएम के ऑडियो शो में मौजूद है। आप वहां जाकर ये सुन सकते हैं, बिहार वर्ल्ड्स यंगेस्ट सीरियल किलर। अगर आपको भी क्राइम स्टोरीज में खो जाना है तो आपके लिए एक जबरदस्त मौका है। रिसेंटली कुकू एफएम पर कुछ अमेजिंग क्राइम ऑडियो बुक्स आई हैं, और यकीन मानिए ये बहुत ही ग्रिपिंग है। चाहे आपको डिटेक्टिव मिस्ट्रीज, ट्रू क्राइम या थ्रिलर पसंद हो, कुकू एफएम पर सब कुछ मिलता है। अब यहां पर सबसे खास बात कि कुकू एफएम आपके लिए एक स्पेशल 14 डेज फ्री ट्रायल लेकर आया है। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सिर्फ पहले 500 लोगों के लिए अवेलेबल है। तो अगर आप इन थ्रिलिंग कहानियों में डूबना चाहते हैं तो देरी मत कीजिए, मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, कूपन कोड CMTK14 का यूज करें और आज ही अपने फ्री ट्रायल शुरू करें। सोचिए, आप 14 दिनों तक जितनी चाहें उतनी क्राइम ऑडियो बुक सुन सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। या आपके कम्यूट, वर्कआउट या फिर एक शांत शाम को और भी एक्साइटिंग बनाने का परफेक्ट तरीका है। लेकिन याद रहे, वक्त तेजी से निकल रहा है और एक बार जब फ्री ट्रायल स्लॉट्स खत्म हो जाएंगे तो फिर यह मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस ऑसम मौके को मिस मत करें, अभी अपने फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 14 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। इधर गुजरात पुलिस ने अब दूसरी कोशिश की कि किसी और तरीके से उसके बारे में और जानकारी जुटाएं। सबसे पहले गुजरात की जितनी भी अलग अलग जेलें हैं, उन सारे जेलों में इस सीसीटीवी कैमरे का जो ग्रैब उसका चेहरा था, उसको तस्वीर उसकी प्रिंट आउट निकाली और गुजरात के हर जेल के डेटाबेस से ये पता किया कि क्या इस शक्ल का कोई कैदी हाल में जेल में था, जेल से रिहा हुआ, कोई रिकॉर्ड। लेकिन अफसोस कि पूरे गुजरात की जेल से उसकी तस्वीर मैच नहीं हुई। अब यहां भी नाकामी, हाथ खाली, दिन बीत रहे हैं। तब पुलिस ने फिर नेशनल डेटाबेस, देश भर के अलग अलग स्टेट्स की जेलों के निकालने का फैसला किया। अब उसने हर एक स्टेट को भेजी ये तस्वीर कि भाई देखकर बताएं आपके किसी जेल में कभी कोई ऐसा कैदी रहा। अलग अलग स्टेट होते होते और तरफ से नाकामी मिल रही, लेकिन तभी एक कामयाबी मिली। राजस्थान की जोधपुर जेल में कैदी का चेहरा उस चेहरे से बिल्कुल मैच कर गया। पता चला कि इसी साल मई में वो वहां से बेल आउट हुआ है और उसके ऊपर मामला था ट्रक चोरी का। अब जब मैच किया तो फिर जेल से रिकॉर्ड मिले उसके कि भाई क्या है। तब पता चला कि उसका नाम राहुल जट है और ये हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है। अब पुलिस रोहतक पहुंची इस उम्मीद पे कि वहां वो मिलेगा, लेकिन वहां फिर नाउम्मीदी हाथ लगी। मालूम हुआ कि राहुल को उसके माँ और भाई ने बहुत पहले घर से निकाल दिया, क्योंकि वो एक बैड कैरेक्टर था, गुंडागर्दी करता था, चोरी के इल्जाम थे, कई बार जेल गया, तो पड़ोसी ताना मारते थे। तो उन्होंने अपने उस बेटे को एक तरह से तिलांजलि दे दी और उसे बेदखल कर दिया
और उसके बाद से वो कभी पलट कर आया नहीं, तो घर वालों को उसका पता नहीं। अब नाम तो मिल गया लेकिन पता नहीं मिल रहा है। फिर भी पुलिस की कोशिश जारी, तमाम तरीके से उसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है, तमाम मुखबिरों का जाल फैला दिया गया है। और उधर मुंबई के उस बांद्रा पर भी नजर है जहां आखिरी बार वो कैमरे में कैद हुआ था। वक्त बीतता जा रहा है, 10 दिन बीत गए। 14 नवंबर को उस लड़की की लाश मिली थी, अब 24 नवंबर की तारीख आ गई। अचानक वलसाड के पुलिस चीफ अपने दफ्तर में थे, तभी एक फोन की घंटी बजी। सामने उनका एक मुखबिर था जो बांद्रा रेलवे स्टेशन पर एक हॉकर का काम करता था। तो रेलवे स्टेशन पर दुकानें और बेचते हैं चीजें, उनको हॉकर कहते हैं। तो उसका फोन आया और उसकी वजह यह थी कि वलसाड पुलिस ने गुजरात से लेकर मुंबई तक के जितने भी रेलवे स्टेशन थे उन सबको वो उस राहुल नाम के कातिल की तस्वीर दे दी थी, जो ग्रैब सीसीटीवी कैमरे से मिला था, कि अगर ये दिखे स्टेशन पर तो पुलिस को खबर करें। तो बांद्रा रेलवे स्टेशन के हॉकरों के पास भी और रेलवे पुलिस के पास भी वो तस्वीर थी। तभी एक हॉकर ने फोन किया, उस पुलिस चीफ का नंबर था। उसने बताया, साहब मैंने अभी अभी उस शख्स को देखा जिसकी आपने तस्वीर दी है, और वो वैसे ही लंगड़ा कर चल रहा है, और वो बांद्रा से भुज जाने वाली एक ट्रेन में बैठा है। अब इतनी इन्फॉर्मेशन काफी थी, लेकिन जब तक उसने इन्फॉर्मेशन दी ट्रेन बांद्रा से निकल गई। आरपीएफ को अलर्ट किया गया। उसके बाद इधर पुलिस की टीम लगा दी गई। एक टीम ऑलरेडी पहले से ही वापी में मौजूद थी, अब ये ट्रेन वापी से होकर गुजरनी थी। वापी के पुलिस टीम को अलर्ट किया गया और कहा गया कि वहां उस ट्रेन के एक डब्बे में वो सस्पेक्टेड है, वो जो सस्पेक्ट है वो मिलेगा। वापी में जैसी ही ट्रेन रुकी, पुलिस वाले धड़धड़ा कर अंदर दाखिल हुए सादी वर्दी में, और उन्हें ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। एक सीट पर बैठा हुआ वो कातिल मिल गया, जिसकी तलाश में पिछले 10 दिनों से उन्होंने 5000 सीसीटीवी कैमरे, पुलिस की 10 टीमें, देश भर की जेलें, 4-4 राज्यों की पुलिस से कांटेक्ट किया, और अब वो उनके सामने था। अब वलसाड पुलिस राहुल को साथ लेकर वापस आती है और पूछताछ शुरू होती है, और अब पुलिस को यही लग रहा है कि चलो एक रेप एंड मर्डर का केस सुलझा दिया। राहुल से पूछताछ शुरू होती है, लेकिन जैसे ही पूछताछ शुरू होती है और राहुल अपनी कहानी बताना शुरू करता है, कहानी खत्म होते होते पुलिस को एहसास हो चुका था कि उन्होंने जिस शख्स को पकड़ा है वो एक रेप और मर्डर का क्रिमिनल नहीं है। उन्होंने किसी कातिल को नहीं पकड़ा है, बल्कि एक सीरियल किलर को पकड़ा है। एक ऐसा सीरियल किलर जिसने कुल 5 कत्ल किए, और वो भी सिर्फ 1 महीने के अंदर। पुलिस वाले उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गए। पहले उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई, और सबसे पहले उसकी कहानी सुनाई जहां से इस केस की शुरुआत हुई, यानी 14 नवंबर, सेकेंड ईयर स्टूडेंट जो वलसाड के इसी उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के करीब जिसकी लाश मिली थी। उसने बताया कि 14 नवंबर को वो वलसाड आया था। वहां कुछ दिन उसने एक होटल में काम किया था, फिर चला गया था छोड़कर। कुछ पैसे बकाए थे, वो पैसे लेने आया, पैसे लिए, और फिर वापस सब वो उदवाड़ा स्टेशन की तरफ आया। यहां से उसे ट्रेन पकड़कर मुंबई जाना था। ट्रेन में वक्त था तो प्लेटफॉर्म के इर्द गिर्द घूमने लगा। तभी जब वो प्लेटफॉर्म के बिल्कुल लास्ट छोर पर था, तो उसने देखा कि वही लड़की लौट रही है, उस वक्त ट्यूशन पूरा करके। उसे देखा, आसपास मैंने देखा बिल्कुल सन्नाटा था, कोई था नहीं, शाम का वक्त हो चुका था। तो मैंने उस लड़की का 100 मीटर तक पीछा किया, और मैं मौके की ताक में था। 100 मीटर के बाद मुझे रेलवे ट्रैक के पास एक ऐसी जगह मिली जहां एक तरह से काफी पेड़ थे, झाड़ियां थी, और कोई लोग दूर दूर तक नहीं। बस मैंने मौका देखा। अच्छा, वो लड़की के पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन लड़की को कुछ शक भी नहीं हुआ, क्योंकि लोग बहुत सारे आते जाते हैं। लेकिन एक सन्नाटे में मौका मिलते ही उसने लड़की को दबोचा, उसके मुंह पे हाथ रखा, उसे धमकाया, और फिर उसके साथ जबरदस्ती की। इसके बाद उसने उसका गला घोंट दिया। गला घोंटने के बाद, ये सब करने के बाद उसे प्यास लगी। वो अपना स्वेट शर्ट उतार चुका था इस जबरदस्ती करने के दौरान में, और उसका बैग पैक वहीं रखा हुआ था। अब उसके सामने उस लड़की की लाश पड़ी थी जिसको थोड़ी देर पहले उसने मारा और जिसके साथ जबरदस्ती की थी। लेकिन अब उसे प्यास लगी। 100 मीटर दूर स्टेशन प्लेटफॉर्म था। उसने देखा आसपास कोई दूर दूर तक नहीं है, इस लाश पर किसी की नजर भी नहीं पड़ेगी। वो अपना बैग पैक और वो स्वेट शर्ट छोड़कर सिर्फ गमछे में, चूंकि अंदर बनियान भी था, वापस जाता है प्लेटफॉर्म पर।
प्लेटफॉर्म पर जाने के बाद एक जूस का पैकेट लेता है, एक दूध का पैकेट लेता है, पीता है और फिर वापस आता है इस इरादे के साथ कि वो फिर जबरदस्ती करेगा एक मुर्दा लाश के साथ। लेकिन जैसे ही वो पहुंचता है वापस तो देखता है कि उस जगह पे भीड़। इस दौरान हुआ ये कि लड़की चूंकि वक्त पे घर नहीं पहुंची, कभी लेट होता नहीं था, उस दिन 2-2.5 घंटा ज़्यादा हो गया, तो घर वालों को फिक्र हुई। उसके बाद वो निकले, उसे ढूंढने, रूट पता था घर से कोचिंग सेंटर तक का, ये भी पता था रेलवे ट्रैक से होकर गुजरती है, तो इत्तेफाक से वहीं उनको लाश दिख गई और वो लोग पहुंच गए, भीड़ जमा हो गई, पुलिस आ गई, रेलवे पुलिस आ गई। और ये वहां पर जाकर दूर से इस भीड़ को देखकर और ये समझ गया कि अब ये बात खुल गई है। ये वापस पलटता है, अपना बैग पैक और अपना स्वेट शर्ट वहीं छोड़ देता है, प्लेटफॉर्म पर आता है, जो नेक्स्ट गाड़ी आती है उसमें बैठकर वहां से निकल जाता है। वो चला गया, लेकिन वो बैग पैक और वो उसका स्वेट शर्ट ये एक अहम सबूत बन गया उसे पकड़ने में। अगर वो उस दिन न छोड़ता वो दोनों चीजें, तो उस स्टेशन पे सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था, और किसी भी स्टेशन के अगर सीसीटीवी कैमरे में वो कैद भी दिखाई देता तो फिर कैसे पता चलता है कि यही वो कातिल या रेपिस्ट है, क्योंकि उस सामान के अलावा और तो कोई उसकी पहचान थी नहीं, कोई विटनेस नहीं था, किसी ने चेहरा नहीं देखा। तो इसीलिए वो उसका बैग पैक और एक स्वेट शर्ट जो एक दूसरे स्टेशन पर वही चीज वो डाले हुए कंधे पर और पहने हुए दिखाई दिया, तो इससे ये पहचान हुई कि यही वो शख्स है। तो उसने ये कहानी सुनाई, फिर उसने बताया कि वो वहां से वापी गया, वापी से वो मुंबई गया, बांद्रा, और फिर मुंबई से वो हावड़ा पहुंच गया। इसके बाद उसने कहा कि हावड़ा जाने के बाद 14 नवंबर के इस कत्ल के ठीक 5 दिन बाद 19 नवंबर को उसने हावड़ा में एक और महिला का रेप किया और उसका मर्डर किया। वो लाश भी एक ट्रेन के बोगी में मिली। फिर वो वहां से निकला और निकलने के बाद वो आंध्रा गया। आंध्र प्रदेश में वो जाकर फिर एक रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में बैठता है, एक और कोच में एक और महिला को मारता है, उसे लूटता है। इसके बाद फिर वो जाता है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, वहां पर भी एक ट्रेन जो पुणे से कन्याकुमारी आ रही थी उसमें भी एक महिला के साथ रेप करता है और उसे मार डालता है। उसने कहा कि 20 अक्टूबर को उसने पहला कत्ल रेलवे में किया था, 25 अक्टूबर को दूसरा किया था। इसके बाद फिर गैप आया, 14 नवंबर को उसने इस वलसाड में कॉलेज स्टूडेंट का किया। ये इकलौता कत्ल था उन 5 में जो रेलवे के किसी कोच में, किसी बॉगी या डब्बे में नहीं, बाहर किया गया था। और इस कत्ल के ठीक 14 नवंबर था और उसके बाद उसने 19 और फिर 23 2 और कत्ल किए, तो कुल 5 कत्ल किए। अब पुलिस ने उससे पूछा कि ये बताओ तुमने 5 कत्ल किए, क्यों किया? और इस क्यों से भी बड़ा सवाल यह था कि उसने इन 5 में से 4 कत्ल भारतीय रेलवे के उन डब्बों में किया जो दिव्यांग के लिए रिजर्व थे, आरक्षित थे। हमारे यहाँ ट्रेन में ज्यादातर एक बोगी, एक डब्बा, उसमें दिव्यांग होते हैं, जो किसी हाथ पैर से माजूर होते हैं, उनके लिए होता है। जो उसने हावड़ा में कत्ल किया वो दिव्यांग के लिए रिजर्व बोगी थी। जो उसने आंध्रा में किया वो दिव्यांग के लिए रिजर्व बोगी थी। जो उसने सिकंदराबाद में किया वो भी रिजर्व बोगी थी। इसके अलावा उसने एक और जगह पे जो किया वो भी एक रिजर्व बोगी थी। और ये चारों की चारों महिलाएं भी दिव्यांग थी। अब जब रिजर्व बोगी में जो महिला होगी, जाहिर सी बात वो उन्हीं के लिए होता है जो दिव्यांग है, जो हैंडीकैप्ड है। तो 4 हैंडीकैप्ड 4 दिव्यांग महिलाओं का कत्ल भारतीय रेल के आरक्षित दिव्यांग के डब्बे में करने के पीछे का मकसद क्या था? पुलिस ने जब उससे सवाल पूछा तो उसने अपनी कहानी सुनाई और उस कहानी में ही उसके सवालों के जवाब थे। राहुल हरियाणा का रहने वाला था, रोहतक जिले का। जब ये थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इसके फादर की डेथ हो गई। उसके बाद बचपन में इसे पोलियो हो गया था। उस पोलियो की वजह से बायां पैर थोड़ा खराब हो गया, ये लंगड़ा कर चलता था। स्कूल में दाखिला मिला। स्कूल में बच्चे इसे इसके इस लंगड़ेपन की वजह से चिढ़ाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। धीरे धीरे ये बात उसे बहुत बुरी लगी। फिर थोड़ा थोड़ा कैसे कभी करके ये पढ़ता लिखता गया। इसका एक सपना था कि ये बड़ा होकर ट्रक चलाएगा। ट्रक को लेकर ये बड़ा इसको पसंद है ट्रक, तो ट्रक देख के इसको खुशी होती थी। तो उसे लगा था कि ट्रक चलाएंगे।
लेकिन चूंकि उसे पोलियो हो चुका था, एक पैर खराब था, तो किसी ने भी उसे ट्रक ड्राइवर की नौकरी नहीं दी। ट्रक ड्राइवर की नौकरी किया, किसी ने उसको ट्रक के करीब नहीं आने दिया। ये बात उसे बहुत चुभ गई। तब उसने पहला जुर्म किया। उसने कहा जिस ट्रक को मैं चलाना चाहता हूं ये मुझे चलाने नहीं दे रहे। उसने ट्रक की ही चोरी करनी शुरू कर दी। उसने 12 ट्रक चुराए अलग अलग जगहों पर, दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में। ट्रक को चुराता, माल को बेच देता, ट्रक कहीं ले जाकर छोड़ देता। और इसी चोरी के चक्कर में वो कई बार पकड़ा गया, जेल गया। ट्रक चोरी, जेल जाता, फिर जमानत पर बाहर आ जाता। तो जेल आना और जाना उसका लगातार लगा रहा। आखिरी बार वो जोधपुर की जेल में बंद था जब ट्रक चोरी के ही मामले में, और इसी साल मई में उसको बेल मिल गई। घर वालों ने वैसे ही निकाल दिया था। वो बाहर आया। बाहर आने के बाद इतनी बार जेल जा चुका था कि अंदर बहुत सारे कैदियों से भी मिल चुका था। वो एक तरह का पेशेवर अपराधी हो चुका था। बाहर आने के बाद उसे फिर वो बचपन की चीजें उसके दिमाग में घूमती रहती थी कि मैं एक विकलांग हूं, मेरा एक पैर ठीक नहीं है, बच्चे हंसते हैं। आज भी उसे लगता था कि लोग देखकर हंसते होंगे मुझे। ये चीजें उसके अंदर इतना घर कर गई कि फिर उसे एक चिढ़ हो गई। और उसके बाद उसने पहली बार देखा कि दिव्यांग कोटे का जो की बॉगी होती है उसमें बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती है, कई बार तो एक ही होती है। तो वो चूंकि खुद एक दिव्यांग था तो वो उसी कोच में चढ़ जाता, और जहां उसको महिला दिखती, पहली बार 20 अक्टूबर को उसने अपनी पूरी खुन्नस, खुंदक, गुस्सा उस महिला पर उतारा, उसके साथ रेप किया और उसे मार डाला। उसके बाद वो निकल गया तो उसे लगा कि ये तो बड़ा आसान है, पकड़ा भी नहीं गया। तो वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पहुंचता, कभी एक स्टेट में अपने क्राइम को रिपीट नहीं करता, और इसी तरीके से अलग अलग स्टेट में जाके क्राइम करने लगा। 14 नवंबर को जब उसने वलसाड गुजरात में ये किया, यह पहला इंसिडेंट था जो उसने रेलवे की बॉगी के बाहर रेलवे ट्रैक के किनारे किया था, और इसी वजह से वो पकड़ा भी गया। क्योंकि अगर उसका बैग और वो स्वेट शर्ट ना होता तो शायद पकड़ा भी नहीं जाता। 4 कत्ल और रेप उसने ट्रेन की डॉबी में, जो रिजर्व बोगी थी हैंडीकैप्ड के लिए, उसके अंदर किया। कभी किसी को शक नहीं हुआ। अलग अलग पुलिस अलग अलग तरीके से मामले की जांच करती रही, लेकिन पहली बार ट्रेन के बाहर निकला और उसने ये क्राइम किया, और उसके बाद वो पकड़ा गया। तो अभी 24 नवंबर को वो पकड़ा गया। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, और असल में अब भी पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये खुद दिव्यांग शख्स अपनी जैसी महिलाओं को, वो भी भारतीय ट्रेन में, चलती ट्रेन के अंदर, उनका रेप और मर्डर क्यों कर रहा था। शायद अब भी इस सवाल का सही जवाब पुलिस को नहीं मिला। उम्मीद यह है कि अभी उसकी पुलिस कस्टडी मिली हुई है, तो पुलिस कस्टडी खत्म होते होते इन सवालों के जवाब सामने आ जाए। लेकिन ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि चलती ट्रेन में भी महिलाएं महफूज या सुरक्षित नहीं है, क्योंकि 4 कत्ल हो गए। अगर ये वलसाड वाला कत्ल ना होता तो पता नहीं ये सीरियल किलर और कितनों को अपना शिकार बना लेता। लेकिन शुक्र है वक्त रहते ये पकड़ा गया। तो ये थी आज की कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज गरिमा पवार, इनका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे गरिमा जी। और ये भेजा है उषा किरण एंड महिमा ने। साथ ही प्रत्युष पारीक का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्रत्युष। और ये भेजा है व्योमा प्रधान ने, और व्योमा जी ने कहा है प्रत्युष को पायलट बनना है, तो ऑल द बेस्ट प्रत्युष, खूब मेहनत करो, पायलट बनो। रूप सिंह, इनका भी जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे रूप जी। और ये भेजा है धनंजय ने। साथ ही अनामिका सिंह, इनका भी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे अनामिका। भेजा मोहित सिंह ने। मोहम्मद सिराज का भी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मोहम्मद सिराज। गुफरान ने भेजा है। इसके अलावा अनिल बिश्नोई का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अनिल। भेजा है करण बिश्नोई ने। साथ ही आज शालिनी जी की मैरिज एनिवर्सरी है, और भाई कमाल कर दिया, आदित्य कुमार ने ये भेजा है मेल। इन्होंने कहा कि दीदी का बर्थडे है, जीजा जी या जो भी है, शायद रिश्ता में थोड़ा कंफ्यूजन हो, लेकिन इन्होंने नाम ही नहीं लिखा उनके पति का। तो शालिनी जी, कोई बात नहीं, आपको और आपके पति दोनों को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। मधु एंड शरद, इन दोनों की भी आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो मधु जी और शरद जी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। भेजा है दुग्गू एंड ईशा ने। लक्ष्मी शर्मा जी एंड यूवी शर्मा जी, इन दोनों की भी आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो लक्ष्मी जी एंड यूवी जी, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक बधाई। भेजा है ईशान, अयान, विशाल, नेहा और श्वेता गौड़ ने। लेकिन याद रहे, वक्त तेजी से निकल रहा है, और एक बार जब फ्री ट्रायल स्लॉट्स खत्म हो जाएंगे
तो फिर यह मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस मत करें। अभी अपने फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 14 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।